हेलो फ्रेंड्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए एक अन्य वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा मैंने कहा था, ये जो वीडियो होने वाला है वह किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस पे होने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मेरा जो वीडियो है शैशवावस्था और बाल्यावस्था पे, जिसे आपने देखा ही होगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किशोरावस्था मीन्स एडोलसेंस के ऊपर। तो एडोलसेंस पे हम आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किशोरावस्था होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, किशोरावस्था की जो एक्चुअल एज मानी गई है वो 12 से 18 वर्ष के आसपास मानी गई है। ठीक है, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसकी एज को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और वो 13 से 18 एज मानते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट को आप देखेंगे तो उन्होंने जो किशोरावस्था की एक एज मानी है वो 12 से 18 मानी गई है, जहाँ 12 से शुरुआत होती है और 18 तक लगभग क्या है फिनिश हो जाता है। 18-19 के आसपास तक किशोरावस्था खत्म हो जाती है। लेकिन किशोरावस्था जो एज होती है, जितना शैशवावस्था और बाल्यावस्था उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितने किशोरावस्था का एक बालक के विकास के लिए, एक मनुष्य के विकास के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि पूरे जीवन का जो एसेंस होता है, पूरे जीवन का जो कहते हैं कि भविष्य होता है, वो इसी किशोरावस्था पर ही टिका होता है। क्योंकि वास्तव में जो किशोरावस्था होती है वो प्रबल दबाव और प्रबल वेग, आंधी तूफान की एज कही जाती है। स्टैनले हॉल ने भी इस कमेंट को किया है जो पिछले टेट में पूछा गया था कि वो कौन सी अवस्था है जो प्रबल दबाव या आंधी तूफान की एज होती है, तो वह किशोरावस्था ही होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा सा और किशोरावस्था को स्टडी करें और कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके कमेंट को लें, तो हम कहीं ना कहीं किशोरावस्था को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो विकास की चरम अवस्था होती है वह किशोरावस्था ही होती है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था के समय जो बालक का विकास होता है वो अपने एक्सट्रीम एज पे होता है, मीन्स अपनी चरम अवस्था पर होता है। इसीलिए इस एज को आंधी तूफान की एज भी कही जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के कमेंट लेंगे, जो कमेंट सुनकर समझकर आप आसानी से किशोरावस्था को समझ सकते हैं। एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम सॉल कैसिन है, नाम नोट कर लीजिएगा। सॉल कैसिन ने किशोरावस्था को प्रौढ़ावस्था का पूर्ववर्ती कहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो किशोरावस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था का पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था की संधिकरण होता है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। यह जो होता है वो आपका संधिकरण होता है या संधिकाल होता है। मीन्स यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, प्रौढ़ावस्था का पूर्ववर्ती क्या होता है? किशोरावस्था होता है। और बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था का संधिकरण किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को। या संधिकाल किसे कहते हैं? तो उसको आप कह सकते हो कि वह क्या होता है, वह आपका किशोरावस्था होता है। इसके साथ साथ स्टैनले हॉल ने एक, इनके बारे में पिछले टेट में पूछा गया था, स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को प्रबल दबाव की अवस्था कहा है। इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी जो कहा है वह स्टैनले हॉल ने कहा है। मीन्स ये जो अवस्था होती है प्रबल दबाव की अवस्था होती है, आंधी तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है।
तो क्लियर हुआ, स्टेनले हॉल ने इसे प्रबल दबाव, आंधी तूफान या संघर्ष की अवस्था कहा है, जबकि सॉल्केसी ने इसे प्रौढ़ावस्था के पूर्ववर्ती तथा बाल्यावस्था और पौगंडावस्था का संधिकाल या संधिकरण कहा है। इसके साथ साथ एक और साइकोलॉजिस्ट है, उनके कमेंट को आप याद रखिएगा, उनका नाम था किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने इस काल को एक जटिल काल के रूप में कहा है। ठीक है, तो जटिल काल को लेके काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन कम से कम आप टेट के लिए इन तीनों कमेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ पे स्टेनले हॉल का मैंने अभी बताया कि अभी पिछले टेट में पूछा गया था कि वो प्रबल दबाव, आंधी तूफान या संघर्ष का काल होता है, जबकि किलपैट्रिक ने इसे जटिल काल भी कहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके कमेंट को हम अभी देख लेते हैं। इसी प्रकार एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जर्सेल्ड। इन्होंने भी किशोरावस्था को लेकर कहा है कि किशोरावस्था वह समय होता है जब एक विकासशील जो पुरुष होता है या विकासशील जो मनुष्य होता है वह बाल्यावस्था से परिपक्वता की तरफ और प्रौढ़ता की तरफ संक्रमण करता है। तो कॉपी खोल के ना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जब विकासशील जो मनुष्य है वह बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ और परिपक्वता की तरफ अग्रसर रहता है। इसी सेंस में एक क्रो एंड क्रो का जो कहा है कि जो किशोर युवा होता है उसमें वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा छिपी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जर्सेल ने इस अवस्था को एक संक्रमण काल माना है जहाँ बाल्यावस्था से परिपक्वता और प्रौढ़ता की तरफ बढ़ता है बालक, वहीं क्रो एंड क्रो ने इस युग को मीन्स इस अवस्था को वर्तमान युग की ऊर्जा और भविष्य की आशा का समय भी माना है। तो अगर इन तमाम कमेंट्स को हम देख लें, इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम नोटिस करें तो इससे एक बात तो ये कंफर्म हो जाती है कि यह जो अवस्था है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होने वाली है एक बालक के विकास को लेकर। अब इन कमेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में अब हम बात करते हैं। अगर हम किशोरावस्था की विशेषताओं की अगर बात करें तो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने दिख रहा है, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लिस्ट लंबी है इसलिए बारी बारी से हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर हम किशोरावस्था की पहली अगर विशेषता की बात कर लें तो पहला आप जान लीजिए कि यह जो अवस्था होती है वह जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जान लीजिए कि यह जो अवस्था जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल होता है। स्पेशली ये जो विशेषता है वह आशु बेल का एक कमेंट भी है। ठीक है, आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। यह जो है वो आशु बेल का एक कमेंट भी है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता होती है यह अस्थिरता और अप्रसन्नता की अवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा, जो किशोरावस्था होती है ये बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन होती है किसी बच्चे के लिए। बच्चा अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से भी इसी वक्त क्या करता है, जूझता है। तो ज़्यादातर करके वह अपनी एक्टिविटी पे, अपने परिवेश पे अप्रसन्न ही होता है। भले उसको सारी सुख सुविधाएं हों लेकिन थोड़ा सा इस मामले में क्या रहता है, अप्रसन्न रहता है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलें तो यह तूफान और परेशानी की अवस्था है। अभी मैंने जैसे स्टेनले हॉल का कमेंट आपको बताया, स्टेनले हॉल ने कहा था यह संघर्ष, यह तूफान, यह प्रबल वेग की क्या अवस्था है। तो नो डाउट यह किशोरावस्था की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि उस चौथे पॉइंट पे चलें तो यह अधिकतम और त्वरित विकास की अवस्था है। मैंने शुरू में ही ऐसा आपको बताया था कि किशोरावस्था जो होती है इसमें विकास अपनी चरम अवस्था पर होता है, मीन्स अपनी
एक्सट्रीम एज में होता है। तो इसीलिए यह अधिकतम और त्वरित विकास की क्या है, अवस्था है। अगर पाँचवें पॉइंट पे चलें तो यह जो अवस्था है वह बहुमुखी और बहिर्मुखी दोनों होती है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में जो बालक होता है वह बहुमुखी होता है, मीन्स अपनी जो बहुआयामी सोच होती है वो निकल के उसकी बाहर आती है और वो पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट भी होता है। इंट्रोवर्ट इस अवस्था में बच्चे नहीं होते हैं, मतलब कम होते हैं, ये कह सकते हैं। छठवां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें समायोजन का अभाव होता है। समायोजन मीन्स यहाँ पे रिकन्सिलिएशन या यूँ कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड का यहाँ पे क्या होता है, अभाव होता है। आप देखे होंगे कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ का बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन देता है, वो किसी चीज़ से अपने आप को समायोजित मीन्स अपना सामंजस्य उसके साथ बैठाना नहीं चाहता, वही अपने आप को सुप्रीम मानना चाहता है। तो यह वो अवस्था होती है जहाँ पे समायोजन का क्या होता है, अभाव होता है। सातवां है इसमें विषम लिंगी भावना का बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, यही वो अवस्था है जहाँ पे विषम लिंगी भावना मीन्स अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा कई सारे मतलब प्यार मोहब्बत और अफेयर्स की चीज़ें जो हैं इसी एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव जो है वो बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ आठवां है, यह अवस्था जो होती है उसमें कल्पना की प्रबलता होती है, मीन्स कल्पनाशील मीन्स कल्पना से पूरी तरीके से भरी अवस्था ये होती है। आदर्श निर्माण, इस अवस्था में बालक आसानी से किसी को भी अपना आइडियल मान लेता है, काफ़ी मतलब उसके अच्छे बुरे से उसको मतलब नहीं होता, आराम से उसको अपना आइडियलिज्म मान लेता है। और वीर पूजा की भावना, और किसी को अपना आइडियल मानकर उसे पूजा भी करने लगता है। इसी अवस्था में आप देखे होंगे कि बच्चों को बरगलाना काफ़ी आसान होता है और कई सारे आपने देखा होगा इसी अवस्था में बच्चों को गलत रास्ते पर काफ़ी तेज़ी से बच्चे जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम आगे चलें तो यह जो अवस्था होती है वह अपचार और अपराध की भावना का विकास इस अवस्था में बहुत तेज़ी से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यह जो अवस्था होती है यह अवस्था में बच्चे के अंदर गलत भावना, अपराध की भावना काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसी सेंस में वैलेंटाइन का एक कमेंट भी है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि इसी बात को वैलेंटाइन ने कहा भी है कि यह जो अवस्था होती है इस अवस्था में बालक के अंदर अपराध के विचार काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो वैलेंटाइन का ये कमेंट भी है जो कि 9वां कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके बालक के किशोरावस्था को अगर ध्यान में रखें। 10वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नैतिकता और धर्म का प्रभाव इस अवस्था में देखने को मिलता है। मीन्स अगर बच्चे के अंदर नैतिकता की भावना हो, धार्मिक भावना को अगर उसके अंदर पेनिट्रेट करना हो, भरना हो, तो यह सबसे आसान अवस्था होती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे धर्म के आधार पे कई सारे बच्चों को आसानी से इस अवस्था में बरगलाया जाता है। तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जितने छोटे छोटे उम्र के बच्चे भाग लेते हैं वो इसका करेंट एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 10 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एडोलसेंस। ये आपके 10 विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किशोरावस्था से संबंधित हैं। आप बारी बारी इनको पढ़ के अपनी कॉपी पे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इन 10 के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे जो किशोरावस्था से काफ़ी संबंधित भी हैं और आपकी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पे हमारी निगाह भी होनी चाहिए जो आपके किशोरावस्था से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स का एक कमेंट है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था की जो दबी काम भावना होती है, मीन्स सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है, वह किशोरावस्था में भड़क उठती है, मीन्स अचानक उसमें एक बर्स्ट होता है। इसी के दौरान आत्म प्रेम, समलिंगी प्रेम और विषम लिंगी प्रेम सभी में विकास होता है। तो अभी हमने जो उसका विशेषता देख रहे थे किशोरावस्था की, तो वहाँ पे हमने विषम लिंगी कहते हैं कि भावना के विकास की हमने बात वहाँ पे की भी थी। लेकिन ये जो अवस्था होती है यही इसी अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम,
समलिंगी मतलब जो समान लिंग के हैं उनके प्रति भी, और अपोजिट सेक्स के प्रति भी क्या है, उसके मन में भावना उत्पन्न होती है। इन तमाम पहलुओं के बारे में डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने डिटेल में बात की है। अगर दूसरे की हम बात कर लें तो स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस को सामने रखते हुए, एडोलसेंस को परिभाषित करते हुए एक किताब लिखी है जिसका नाम ही क्या है, एडोलसेंस है। याद रखिएगा, टेट में एक क्वेश्चन आता है जो कि किताबों से संबंधित होता है। तो स्टैनले हॉल की जो किताब है उसका नाम क्या है, एडोलसेंस ही है। तीसरे पॉइंट पे चलें तो स्किनर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वह एक प्रकार का नया जन्म होता है, और यह ऐसा जन्म होता है क्योंकि इसी में उत्तर और श्रेष्ठतर मानव विकास विशेषताओं के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। मीन्स किशोरावस्था के दौरान ही मानव के या तो श्रेष्ठतर या तो बेहतरीन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, योग्यताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो दिखने लगती हैं। ये कमेंट किसका है, ये स्किनर का कमेंट है। और चौथा जो फाइनल आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, कि जो 11 से 15 वर्ष की उम्र मानी जाती है, मीन्स इसको मेन जो बाल्यावस्था की समय मानी जाती है उसको अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था कही जाती है। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था कौन सी है, नो डाउट बाल्यावस्था ही है, बस अगर एग्जैक्ट एज की बात कर दे तो 11 से 15 वर्ष की वो अवस्थाएं होती हैं। तो ये आपके 4 जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किशोरावस्था से संबंधित हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किशोरावस्था के सिद्धांत को लेकर। किशोरावस्था के बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 सिद्धांत होते हैं, एक त्वरित विकास का सिद्धांत होता है और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। तो आइए इन दोनों सिद्धांत को हम बारी बारी देख लेते हैं। सिद्धांतों की अगर हम बात कर लें तो किशोरावस्था के जो विकास के सिद्धांत हैं वो बेसिकली आपके 2 हैं। पहला त्वरित विकास का सिद्धांत है और दूसरा जो है ये क्रमिक विकास का सिद्धांत है। त्वरित विकास का मतलब एक स्पीडी प्रोग्रेस, मीन्स काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि जब जैसे ही बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मीन्स किशोर हो चाहे किशोरी हो, जब वो अपनी किशोरावस्था में कदम रखता है तो फिज़िकली उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। मीन्स उसके फिजिकल फॉर्म में, उसके मानसिक जो उसका डेवलपमेंट है, मीन्स उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर इस बात को हम पूरी तरीके से ध्यान में रखें तो हमको एक स्टैनले हॉल का कमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसे स्टैनले हॉल ने अपनी बुक एडोलसेंस में लिखा है, वो कहीं ना कहीं एकदम रेलेवेंट है इस जो इस त्वरित विकास को परिभाषित करता है। जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि किशोर या किशोरियों में जो भी मानसिक में चाहे उसका मेंटल और चाहे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, वह एकदम छलांग मारकर होता है। छलांग मतलब एकदम स्पीडी प्रोग्रेस होती है। इस बात को स्टैनले हॉल ने अपनी किताब एडोलसेंस में लिखा है, जो त्वरित विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। मतलब जो भी होता है वो सिस्टमेटिकली विकास होता है। नो डाउट बच्चे में चाहे वो किशोर हो चाहे किशोरी हो, किशोरावस्था के दौरान उसमें मानसिक और शारीरिक विकास बड़ी तेज़ी से होते हैं, लेकिन वो एक क्रम में होते हैं। कहीं पे भी आपको डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यही 2 सिद्धांत हैं जो किशोरावस्था में विकास के सिद्धांत को पूरी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला त्वरित विकास का और दूसरा क्रमिक। इस कमेंट को याद रखिएगा, ये कमेंट आपके टेट के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जो कि एडोलसेंस किताब में लिखा गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। तो किशोरावस्था के इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा वो क्रिएटिविटी पे होगा। क्रिएटिविटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मीन्स सृजनात्मकता एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्रिएटिविटी के ऊपर हम बात करेंगे।
तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट पे आके पूरी चीज़ों को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, जो पिछले साल का चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर है मैं उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, उसका भी एक वीडियो होगा और लाइव यूट्यूब पे भी रहेंगे हम लोग और वहाँ पे उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।